है एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। हाय गाइस, आज फिर से हम आ गए हैं हमारे 10th साइंस का वीडियो लेकर। टुडे वी विल स्टडी क्लास 10 साइंस का हम सीरीज चला रहे थे साइंस सब्जेक्ट का। उसमें हम आज चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं आपके लिए। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, उसमें ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बने, 2 ही वीडियो बना उसका, और जो इम्पोर्टेंट था मैंने सब क्लियर कर दिया है। और ये मत सोचना कि 2 वीडियो में इसने क्या पढ़ाया होगा, उसमें अच्छे क्लियर कट मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स कवर किए हैं। तो आप पहले देख लेना, उसके बाद ही अपना रिव्यू देना। तो चलिए आज हम अपना सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज अपना फर्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। आई एम आर कुमार एंड आई एम रेडी टू टीच यू। तो देखते हैं आज चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक, चलिए सबसे पहले तो ये भाई सिंपल है, देखो, लेकिन सिंपल चीज़ से मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि अम्ल का डेफिनेशन आपने क्लास 8th तक अलग पढ़ा होगा थोड़ा, क्योंकि उसमें सिर्फ बता देता है कि अम्ल स्वाद से इकट्ठे होते हैं, ये होते हैं, लेकिन इसमें बताता है कि वो कौन सा आयन देता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो ये डेफिनेशन आप एकदम रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि इन सब बेसिक्स बातों को कोई याद नहीं करता कि ये तो बेसिक है, ये मुझे आ जाएगा, लेकिन बेसिक बातें ही इंसान भूल जाता है, तो आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होते। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अम्ल का परिभाषा देखते हैं। व्हाट इज़ अम्ल? अम्ल के बारे में चलिए हम देखते हैं। तो देखते हैं हम, अम्ल एक रासायनिक यौगिक है। ठीक, अम्ल एक रासायनिक यौगिक है, ये सबको पता ही होगा, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है तथा इसका पीएच मान 7 से भी कम होता है। ठीक, 7 से भी कम होता है, सॉरी, हाँ। अम्ल के कुछ गुण निम्नलिखित हैं, उसमें फर्स्ट उसका गुण आता है, हम देखते हैं इसका पहला गुण क्या होता है। पहला अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ये हमेशा याद रखना कि जो पीएच मान का चार्ट होता है, आप जाओगे आगे देखोगे, जैसे 11th में जाओगे, ये 11th में जाओगे तो आपको पीएच मान का एक चार्ट पढ़ने को मिलेगा। पीएच मान होता क्या है एक्चुअल में, और उसे कैसे कैलकुलेट करके बनाया गया है, ये सब आप देखोगे। तो अभी तक पीएच मान के ही बारे में जान लीजिए और देखते हैं आगे। सेकंड हमारा बोला गया है यहाँ पर कि जो अम्ल होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए आप कि अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये चीज़ आपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ी होगी, तो ये देख लीजिए कि आपको जब भी डेफिनेशन पूछा जाएगा, तो देखिए मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ इसका। आपको पूरा जब डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप अपना ये वाला डेफिनेशन बताना ना, ये वाला अम्ल का जितना डेफिनेशन आपको ये दिख रहा है, ये इतना बताना आपको। और क्योंकि ये अभी आप बड़े क्लासेस में ये सब पढ़ रहे हैं, बाकी प्रीवियस क्लासेस की जितनी भी डेफिनेशंस है अब वो बच्चों वाला है, तो आप उसे याद मत करना, ये याद करना। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षारक क्या होता है, यानी कि बेसिस क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं अपने बेसिस की तरफ। क्षारक, बेसिस। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से जल का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। याद रखिए, पीएच मान क्षारक के लिए 7 से अधिक होता है और अम्ल के लिए 7 से कम होता है। तो ये दोनों जो साइंटिस्ट थे उनका लॉ आप पढ़ेंगे कि ब्रंस्टेड और लोरी के अनुसार क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय पदार्थों को OH- आयन प्रदान करता है। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए लेट्स रोल। लवण, अब लवण के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ लवण? तो देखिए, लवण सॉल्ट वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। अरे सिंपल बात आपने ये पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि लवण किसे कहते हैं, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण बनता है, लवण तथा जल बनता है। लेकिन वो परस्पर क्रिया उनके बीच में होता क्या है, ये चीज़ आपने नहीं पढ़ा होगा। तो यही वो चीज़ है जो होता है उनके बीच में और जिसके कारण लवण का निर्माण होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सॉरी, चलिए लेट्स गो। हाँ देखिए, अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए कहाँ कहाँ बिखरे रहे हैं अम्ल और क्षारक। अम्ल और क्षारक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये सब देखते हैं हम लोग। देखिए हमारे आसपास में कितने अम्ल और क्षार पाए जाते हैं, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान नहीं दिए होंगे। देखिए ये जनरल नॉलेज की भी बातें हैं जो आपको हमारे एम कुमार सर के वीडियोस में मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इमली इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। देख लीजिए, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये सब याद रखना, क्योंकि ये कोई भी पूछ देता है, ये बहुत बेसिक बातें हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। अब आप बोलोगे जैसे सेब होता है हमारा वो, जैसे हम अम्ल अम्ल का स्वभाव जानते हैं कि वो स्वाद में इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो सेब में भी पाया जाता है और इमली में भी पाया जाता है। तो अम्ल के प्रकार भी भिन्न भिन्न हैं। सेब में थोड़ा खट्टापन होता है जो हमें पता नहीं चलता। अब इसके बारे में आप डीप स्टडी करना चाहते हैं तो गो थ्रू इंटरनेट, आप इंटरनेट पर इसके बारे में पूरा इसका जो है आर्टिकल वो पढ़ सकते हैं, इसका जितना भी इंफॉर्मेशन है। और देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। चूना पत्थर में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। खाने के सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक। प्रति अम्ल यानी कि जो एंटासिड बोलते हैं, जैसे वो विज्ञापन देखे होंगे ना इनो का, ठीक, एसिडिटी वाला, ये प्रति अम्ल का ही काम करता है। अगर आप एसिडिटी है आपको, तो एसिडिटी उसी प्रति अम्ल को कहते हैं। तो इसके लिए प्रति अम्ल लिया, इनो का ऐड देखे होंगे ना, एसिडिटी होता है तो इनो लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो ये प्रति अम्ल का काम करता है। ठीक। ये इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। कपड़े धोने का सोडा, ये कपड़े धोने के सोडा का सूत्र आप पढ़ोगे अभी आगे। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसका रासायनिक नाम, सोडियम कार्बोनेट। ठीक। इसमें सोडियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, उसके यौगिक पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये बेसिक्स बातें हैं जो आपके काम आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके बिना आप क्या करोगे ज़िंदगी में? कैसे करें अम्ल और क्षार की पहचान? अब जान तो गए अम्ल और क्षार नाम की चीज़ें इस दुनिया में होती है, उसकी पहचान कैसे करें? अब आपको एक सिंपल वे पता है जो आपको बताया गया है कि हाँ, कि आप नीले नीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अभी कितने सारे आएंगे, कितने सारे तरीके आएंगे ये इसको फाइंड करने के लिए कि हम अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करें। बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे और वो सारे तरीके आपको पढ़ने हैं और एग्ज़ाम में लिखने भी हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। देखिए मैं आपको क्रियाकलाप समझा रहा हूँ, क्रियाकलाप बता दूंगा, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट होगा उसमें से ज़्यादा रिज़ल्ट खुद ही फाइंड करना है। ये चीज़ समझे, खुद ही फाइंड करना है ये चीज़। और ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं, एक रिज़ल्ट कम से कम तीनों का मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और मैं इसका रिज़ल्ट आपको शो नहीं करने वाला, क्योंकि अगर सब चीज़ मैं ही कर दूंगा तो आप क्या करोगे। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम क्रियाकलाप एक। फर्स्ट, कांच की 3 स्लाइडें लीजिए। कांच की 3 स्लाइडें जैसे आपको मैंने दिखाना है। देखिए 3 स्लाइडें हमने ली, कांच की 3 स्लाइडें। सेकंड हमारा होता है, ये रहा, क्या बोल रहा है जी, ये रहा। पहली स्लाइड पर ड्रॉपर की सहायता से 3 अलग अलग स्थानों पर एक एक बूंद फिनाइल्फ्थीन की डालें। ठीक, ये आपको लैब में मिलेगा अपने स्कूल के। अभी तो कोरोना में सब स्कूल बंद, जब स्कूल जाना तब ये करना, क्योंकि घर पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। लेकिन इसके अलावा हम अम्ल क्षार और लवण की पहचान उससे भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्राकृतिक जो सूचक होते हैं उनसे कर सकते हैं, जैसे गुड़हल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, आपके बुक में भी होगा। तो देखते हैं। हाँ, आपको बोला गया है कि पहली स्लाइड पर ड्रॉपर की सहायता से 3 अलग अलग स्थानों पर एक एक बूंद फिनाइल्फ्थीन की डालें। ठीक, ये देख लीजिए इसका व्यू, फिर बोलोगे नहीं दिखाया। ये देखिए अलग अलग स्थानों पर जैसे डाला गया है ना, यहाँ पर ये देखिए, ये रहा और ये रहा। ये 3 अलग अलग स्थानों पर डालना है, और याद रखना ये आपस में मिलने नहीं चाहिए। ये पहला स्लाइड हो गया, इसमें फिनाइल्फ्थीन डाला है। ठीक, अब देखते हैं सेकेंड स्लाइड में क्या करना है।
अब देखते हैं, चलिए। इसी प्रकार दूसरी स्लाइड पर मेथिल ऑरेंज तथा तीसरे स्लाइड पर गुड़हल या लाल गुलाब के रस की एक एक बूंद 3 अलग अलग स्थानों पर रखें। ध्यान रहे कि ये बूंदें आपस में ना मिले। ये देख रहे हैं आप, बोला है कि इसमें आपस में ना मिले, ठीक। अब चौथा फिर देखते हैं पॉइंट हमारा, ये हाँ ये रहा, ये बोल रहा है देखो, यदि क्रियाकलाप है तो उल्लेखित सूचक उपलब्ध ना हो तो जो सूचक उपलब्ध हो उनकी सहायता से क्रियाकलाप करें। मैंने जैसे आपको अभी बोला कि आपके पास अगर गुड़हल है तो उसकी सहायता से आप कर सकते हैं, तो जो प्राकृतिक सूचक है उसका उपयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक सूचक अवेलेबल होता है, तो देखते हैं हम, ठीक। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक स्लाइड की पहली बूंद पर एक बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें तथा दूसरी ड्रॉपर से दूसरी बूंद पर एक बूंद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन डालें, ठीक। तथा रंग परिवर्तन को सारणी 2 में भरें। सारणी इसका आपको बुक में अपना बना मिलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, इस स्लाइड पर आपको पूरा डालना है, ठीक। फिनाइलैप्थेन की बूंदें लेनी है, इसमें मेथिल ऑरेंज की बूंदें लेनी है आपको, और इसमें लाल गुलाब या गुलाब के फूल का रस का ले लो। अब इसमें आपको डालना है, देखो हमने क्या डाल दिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदें डाल दी, और इसमें डाल दी हमने तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें, समझे। अब देखते हैं कि इसके हिसाब से इसमें रिएक्शन क्या क्या होता है, ये हम देखेंगे। रिएक्शन को ही आपको लिखना है, सॉरी रिएक्शन को देखेंगे नहीं, आपको लिखना है। अब देखना है, लास्ट पॉइंट है, देखना। विलेन बनाते समय नोट को हमेशा याद रखना। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे याद रख कर चलना, क्योंकि इसमें आपकी ज़रूरत की चीज़ें ही लिखी होती है। विलेन बनाते समय हमेशा आंसू जल का उपयोग करने से सटीक परिणाम मिलते हैं। आप ये मत बोलने कि ना जा रहे हैं हैंडपम्प से पानी भर के ले आते हैं और उससे क्रियाकलाप करेंगे। आपको डिस्टिल वाटर मिलेगा वहाँ पर लैब में अपने, और उसी से ही हमारा मैक्सिमम प्रैक्टिकल उसी से होता है, ठीक। ये रहा, ये याद रखना। चलिए हाँ, पॉइंट ये देखते हैं। प्रत्येक स्लाइड की तीसरी बूंद सूचक के वास्तविक रंग को प्रदर्शित करती है, समझे, जिसका उपयोग रंग में भरे हुए परिवर्तन को पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक। अब इससे आप क्या समझे, दिखाता हूँ क्या समझे आप। देखिए आगे चलते हैं। जो देखो हमें यहाँ के 2 बूंदें जो हमने ली हैं उस पर डालने के लिए बोला है, और इसमें एक एक बूंद डालना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और ये सूचक है, ये समझो। इसमें एक एक डालना है, लेकिन जो तीसरा बूंद होगा वो हमें शो करेगा उसका रंग, उसमें जो रंग परिवर्तन हो रहा है उसको शो करेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपका सारणी है, हाँ सारणी दिया गया है आपकी पुस्तक में, सीजी बोर्ड के बच्चे हो जानते ही होंगे, तो जो आपका सारणी है वो दिया गया है बुक में, तो उसे अच्छे से फिल करना इसे, और कम से कम एक एक रिज़ल्ट खुद से सोच के दिमाग लगा के एक एक रिज़ल्ट। वैसे तो ये सब प्रैक्टिकल है, ठीक, और ये प्रैक्टिकल करके ही पता चलता है। तो मुझे एक एक रिज़ल्ट आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और इसका परिणाम मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। और अगर आपको नहीं आएगा पूरा, अगर आप बोलोगे, आप जो रिक्वेस्ट करोगे उसे पूरा करने के लिए, तो हम हमेशा यहाँ पर हैं। तो अगर आप बोलोगे तो हम डेफिनेटली आपके लिए इसका रिज़ल्ट भी बता देंगे, इसका क्या हुआ है, इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, ठीक। तो आज तो हम इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक। So let's end this lecture. We will come with another useful video. So तब तक के लिए till then take care, bye bye. पढ़ाई करते रहिए, all the very best.